काकी देखो, इस बार मैं आपके लिए ताज़ी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। काकी को भुनी हुई मूंगफली बहुत पसंद है और नींबू का मीठा अचार। आपके हाथ का हो तो क्या कहना। इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटी नहीं बड़े डिब्बे में भरकर ले आऊँगा। दिनेश ने कहा, हाँ बेटा, जितनी चाहे ले आना और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार ज़रूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए गायत्री जी बोली और तुरंत अपनी बहू निधि को बोला, चाय नाश्ते का प्रबंध करो, सुबह से निकला है बच्चा, इसे भूख लगी होगी। निधि को जैसे ही पता चला कि गांव से फिर मेहमान आया है, उसका पारा जोरों से चढ़ गया। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए, बर्तन पटकते हुए रसोई में काम करने लगी, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। गायत्री जी समझ गई थी कि बहू को दिनेश का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब निधि शादी करके उस घर में आई थी, उसे गांव से आए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार एक ही बात कहती, ये सब लोग अपना फ़ायदा निकाल कर चले जाते हैं और हम यहाँ उनकी सेवा स्वागत करते रहते हैं। आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में रमेश बाबू और गायत्री जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसलिए माँ बाबूजी वहीं रुके। अब जब भी कोई काम से शहर आता, उनके हाथों गेहूँ, चना दाल, सब्जियां पहुंच जाती। गायत्री जी व्यवहार में कुशल थीं। उनके मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो वे उन्हीं के घर ठहरते। गायत्री जी भी सबका बहुत ध्यान रखती। इसका एक फ़ायदा और भी था, रमेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों का घर में बने रहने से गायत्री जी और बच्चों को अकेले रहने का डर भी नहीं लगता था। घर के बाहर के कामों में मदद भी मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा या किसी का इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया था। सभी रमेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चों की शहर में नौकरियां लग गईं। कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर बन गया, तो किसी की सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से बहू निधि घर आई थी, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। निधि को हमेशा लगता कि उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए मैं खट्टी मीठी इमली तुड़वा कर लाया हूँ। गांव का सीधा साधा सज्जन दिनेश बिना सोचे समझे रसोई में पहुँच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं खाती। आइंदा से घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाज़त ले लिया करो। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ाती हुई निधि जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये हमारे घर के मेहमान हैं और ये तो तुम्हारे ससुर जी के एक खास दोस्त के बेटा है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ जी काम निकल जाने पर कोई दोस्ती नहीं रखता। ये सब आपका सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। देख लेना, जो एक बार नौकरी लग गई दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे ज़माने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। ये दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच्चे लोगों को फंसाकर सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। असल में निधि को लगता है कि सास ससुर गांव के रिश्तेदार और मेहमानों के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देंगे तो उसके लिए क्या बचेगा। आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर, दिनेश पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी पोस्टिंग भी इसी शहर में हो गई है। एक दिन ये बताने के लिए गायत्री जी के घर आया, मिठाई का डिब्बा लेकर। आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। गायत्री जी भी निधि के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए रुकने को नहीं बोल पाईं। एक शाम को ऑफिस से लौटते समय सुमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटी को टक्कर देकर भाग रहा था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट कर लिया और पुलिस को फ़ोन लगा दिया। इत्तेफाक से वहीं से निकल रहे दिनेश ने सुमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों में कुछ चोटें लगी थीं और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद दिनेश ने घर पर फ़ोन करके सभी को इस बारे में जानकारी दी। कुछ ही देर में सभी अस्पताल पहुंचे। दिनेश ने रमेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका था, ये खबर भी बताई।
वे बोले, बेटा तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। और फिर मैं जो भी हूँ आप और काकी की वजह से ही हूँ, वरना कौन है इस बड़े शहर में जो गांव के लोगों को आसरा देता है। दिनेश की बात सुनकर निधि अपने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माफ़ करिए, मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिनेश बोला, भाभी माँ समान होती है। अगर माँ अपने बच्चों को डांट दे तो बच्चा कभी माँ से संबंध नहीं तोड़ता। मुझे उस दिन आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा हो सकता है आप उस दिन किसी परेशानी में हो। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे प्रदीप तुम। डॉक्टर ने रमेश बाबू के पैर छुए। ये देख निधि सोच ही रही थी। तब वे बोले, अरे प्रदीप तो हमारे घर पर ही रहकर डॉक्टर बना था। बड़ा होनहार बच्चा था। बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितनी तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए रमेश बाबू बोले। निधि शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आपने तो कितने नेकी के काम किए, और मैं बावरी आपको हमेशा यही कहती रही, ये स्वार्थी हैं और आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं कितनी गलत थी। मेहमानों का आना मुझे हमेशा अपनी आंखों में खटकता रहा, जबकि आज उन्हीं लोगों की वजह से सुमित की जान बच पाई है। बहू अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं, जिंदगी संवर जाती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हर समय नफ़ा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान होने से बेहतर है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं घर आए मेहमान का निरादर नहीं करूंगी। गायत्री जी अपनी बहू का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थीं। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।